तो हेलो एनीमे लवर्स, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 का एपिसोड 4 कवर करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है कि इस बार काफी लेट हो गया है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं इस वीक काफी बिजी था, 3 दिन तो ट्रेन में ही ट्रेवल कर रहा था, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और ट्रेवल करने के बाद मेरी बहुत ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अगर थोड़ा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज हो तो माफ करना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट उससे पहले आपने अगर सीजन 3 के एपिसोड 1 to 3 नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लो, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसलिए आज पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। और अब चलो स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि जापान के टोक्यो में एक बहुत बड़ा एस रैंक गेट खुला है। उस गेट का साइज इतना बड़ा होता है कि वो पूरे टोक्यो को घेर रखा था। आज तक किसी ने भी इतना बड़ा गेट नहीं देखा था। हमें दिखता है कि जापान के हंटर एसोसिएशन वालों ने जापान के सारे बड़े बड़े गिल्ड्स को बुला रखा है। वहाँ हमें शॉर्ट गिल्ड के ही मेंबर्स दिखते हैं, मतलब गोटो रिजी के गिल्ड के वो बाकी के 4 हंटर जो जेजू आइलैंड रेड के बाद सर्वाइव किए थे। उन लोगों को काफी हेट मिल रहा होता है वहाँ, मतलब कोई भी उनके मुंह पे कुछ भी बोल करके जा रहा होता है। फिर उनका हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में इस गेट को लेकर के डिस्कशन हो रहा होता है कि अब तक कोई भी हंटर गेट के अंदर क्यों नहीं गया, अगर डंजन ब्रेक हुआ तो क्या होगा। जिसपे उनका चेयरमैन बोलता है कि सिर्फ एस रैंक हंटर काफी नहीं होंगे। एस रैंक गेट को क्लियर करने के लिए हमें किसी नेशनल लेवल हंटर की हेल्प चाहिए, वरना अगर अंडर एस्टिमेट किया तो फिर से वही हाल होगा जो जेजू आइलैंड रेड में हुआ था। वहाँ बाकी हंटर सजेस्ट करते हैं कि थॉमस एंड्रे की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन उनके पास थॉमस एंड्रे जैसे नेशनल लेवल हंटर को हायर करने के लिए पैसे नहीं होते। ऊपर से गेट अब पहले से ज्यादा खुलने लगे हैं, तो सभी कंट्रीज के पास खुद के हंटर्स कम पड़ रहे हैं, तो उनकी हेल्प कौन करेगा। तभी वहाँ शॉर्ट गेट के हंटर सजेस्ट करते हैं कि एक हंटर ऐसा है जिसका हेल्प हम लोग ले सकते हैं। उसका नाम यूरी ऑर्लो होता है और वो अपने स्ट्रॉन्ग बैरियर मैजिक की वजह से फेमस है, जिसे तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू दिखता है जो कि पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ हंटर चा दिखती है। हंटर चा भी जिन्वू को देख करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन जिन्वू अचानक से उसके सामने आ जाता है और पूछता है तुम मुझे देख के भाग क्यों रही हो, और जब भागना ही था तो मेरे ऑफिस के पास आई ही क्यों। जिसपे चा बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस अपनी कार लेने आई थी। जिन्वू को फिर याद आता है, अच्छा हाँ, लास्ट टाइम शैडो एक्सचेंज यूज किया था तो शायद कार यहीं रह गया होगा। फिर जिन्वू वहाँ से जाने लगता है। तभी चा बोलती है क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम होगा, एक्चुअली हंटर बिंगू ने मुझे कुछ मैसेज देने को कहा था और ये तुम्हारी पावर से रिलेटेड है। ये सुनकर के जिन्वू शॉक हो जाता है और बोलता है रुको, हमें कहीं प्राइवेट में जाके बात करनी चाहिए। वो उसे अपने ऑफिस में ले जाता है और पूछता है अब बताओ ये सब कब और कैसे हुआ। चा बोलती है उस दिन जेजू आइलैंड पे जब मैं बेहोश थी तब मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी प्लीज जिन्वू को बता दो कि उसे अपनी पावर को लेकर के ज्यादा सावधान रहना होगा। वो और कोई नहीं बिंगू था, और वो ये भी कह रहा था कि जिन्वू की पावर बहुत स्ट्रांग और बहुत खतरनाक भी है। और इतना कह करके बिंगू गायब हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिन्वू एक डंजन में दिखता है जो कि इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था कि मैं खुद अपने पावर का सोर्स जानना चाहता हूँ, जो कि बहुत जल्द पता चल ही जाएगा। जिन्वू के साथ जिन्हू भी होता है, वो दोनों मस्त चिल कर रहे होते हैं और सारे शैडो सोल्जर मिलकर डंजन क्लियर कर रहे होते हैं। तभी जिन्हू पूछता है क्या तुम्हारी बहन ठीक है, जो कुछ हुआ उस दिन स्कूल में उसके बाद से। जिन्हू बोलता है डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए बोला है फिलहाल तो, लेकिन मैं अपना सबसे ट्रस्टेड शैडो सोल्जर उसके साथ छोड़ के आया हूँ, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ जिन्वू बेरू के बारे में बात कर रहा होता है। तभी जिन्वू को याद आता है कि जब उसका लेवल 101 हुआ था तो उसे एक न्यू स्किल मिली थी जो उसने अब तक यूज नहीं किया था। इस स्किल से जिन्वू जिन के अंदर अपना शैडो सोल्जर छोड़ के रखा था उनके अंदर वो झांक सकता है, मतलब उनके आसपास क्या हो रहा है वो सब देख और सुन सकता है। तो वो अपना ये स्किल यूज करके बेरू के थ्रू झांकता है, तो उसे दिखता है कि उसकी बहन मस्त सो रही होती है आराम से, लेकिन बेरू भाई साहब टीवी पे के ड्रामा देख रहा होता है। जिन्हू भी ये देख करके सोचता है तो इस तरह का टीवी शो वो देखता है। वही तो सोचूं कि आजकल वो इतना फनी वे में कैसे बात करता है। फिर जिन्हू अपने इस स्किल का यूज करके बाकी लोगों को भी देख लेता है लगे हाथ, जैसे अपनी माँ को देखता है कि वो मार्केट में है, योनू को भी देखता है, फिर हंटर चा को भी देखने जाता है तो वो देखता है कि चा बाथरूम में नहा रही होती है। ये देख करके तो जिन्हू पूरा शर्मा जाता है और तुरंत स्किल यूज करना बंद कर देता है। जिन्हू पूरा ब्लश कर रहा होता है। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम था जब हम जिन्हू को ब्लश करते हुए देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी हमने जिन्हू को इस तरीके से ब्लश करते देखा हो। खैर इसके बाद जिन्हू सोच रहा होता है कि मुझे चा से माफी मांगनी चाहिए किसी दिन जाके। फिर जिन्हू बोलता है क्या तुमने वो एस रैंक गेट के बारे में सुना है जो जापान में खुला है, अब तक उसके अंदर कोई गया नहीं है और अब 3 दिन से भी कम टाइम बचा है डंजन को ब्रेक होने में। वो लोग दुनिया के हर कोने से हंटर को बुला रहे हैं, क्या उन्होंने अब तक आपको कांटेक्ट नहीं किया। जिसपे जिन्हू बोलता है हाँ उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है, बट मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है उसके बारे में।
हमें दिखता है कि अब वो डबल डंजन वाले टेम्पल में एंटर करने के लिए सिर्फ 27 घंटे ही बचे थे। तो इसीलिए जिन्वू पहले उसमें जाना चाहता था। वो पहले अपने सारे सवालों का जवाब जानना चाहता था। फिर अब सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ हमें वो एस रैंक हंटर दिखता है, यूरी ऑर्लो, जिसके बारे में वो लोग बात कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में कि उसका बैरियर काफी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे शॉर्ट गिल्ड वाले हंटर भी दिखते हैं। उनके बीच में काफी बातचीत चल रही होती है। मैं इतना डिटेल में तो नहीं बताने वाला, बट बेसिकली वो लोग यूरी को हायर करना चाहते थे। लेकिन यूरी बोलता है मैं पर डे का $10 मिलियन लूंगा, बदले में तुम जितने दिन तक चाहोगे मैं उतने दिन तक तुम्हारे लिए गेट को बंद रखूंगा अपने बैरियर से। शॉर्ट गिल्ड वाले काफी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं तुम पागल हो क्या, $10 मिलियन पर डे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जिस पे यूरी बोलता है ये तो बहुत ही कम अमाउंट है थॉमस एंड्रे के कंपैरिजन में, वो तो इससे कई ज्यादा लेगा। बाकी तुम लोग जैसा चाहो, तुम्हें अपना देश बचाना है या अपने देश का पैसा। जिसमें शॉर्ट गिल्ड वाले बोलते हैं तुम्हारा बैरियर सच में काम करेगा, ये हम कैसे मान ले? तभी यूरी वहाँ खड़े 2 एस रैंक हंटर्स के चारों तरफ से बैरियर बना देता है और बोलता है तुम लोग एक उंगली भी नहीं हिला सकते हो जब तक मैं न चाहूँ। और सच में कुछ ऐसा ही होता है। उसका बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो दोनों एस रैंक हंटर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें फ्रीज कर दिया हो। जिसके बाद उन लोगों को यूरी की एबिलिटी पर भरोसा हो जाता है। इधर हमें फिर से जिन्वू दिखाई देता है जो अपने घर से निकल रहा होता है, क्योंकि फाइनली अब डबल डंजन वाला टेम्पल का गेट खुल चुका था। इसके बाद हमें जिन्हा का स्कूल दिखाया जाता है जो कि अब बंद हो चुका होता है, लेकिन वहाँ स्कूल के बाहर ही एक और गेट खुला होता है। लोग बात कर रहे होते हैं कि एक ही जगह पर लगातार 2 गेट खुलना काफी अनएक्सपेक्टेड है। खैर हमें दिखता है कि जिन्वू भी वहाँ आ जाता है और एक हंटर से पूछता है ये गेट कब खुला है। वो बताती है कि ऑलरेडी 3 दिन हो चुका है, लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, ये सिर्फ एक सी रैंक गेट है और 2 घंटे पहले ही रेड टीम अंदर जा चुकी है। जिस पर जिन्वू बोलता है क्या तुम्हें तुरंत रेड कैंसिल करना होगा और उन्हें वापस बुलाना होगा। वो हंटर बोलती है ये तो बस एक सी रैंक गेट है, हमने ऑलरेडी कंफर्म कर लिया है। लेकिन जिन्वू बोलता है रेड टीम डेंजर में है, अगर ये रेड अभी नहीं रोकी गई तो वो लोग मर भी सकते हैं। और इतना कह करके वो सीधा डंजन के अंदर चला जाता है। डंजन के अंदर हमें कुछ हंटर दिखते हैं जिनको एक बड़ा सा गेट मिलता है। उन्हें लगता है कि ये बॉस रूम होगा, लेकिन गेट खुल नहीं रहा था। उन्होंने हर कोशिश कर ली थी। तभी वहाँ उनके पीछे से जिन्वू आ जाता है और बोलता है ये एक ट्रैप है। वो लोग पहले तो डर जाते हैं, लेकिन फिर देखते हैं कि ये तो एक एस रैंक हंटर संग जिन्वू है। वो पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्वू बोलता है मैं एक्स्ट्रा बैकअप हूँ, यहाँ से ये डंजन और भी ज्यादा डेंजरस है, तुम लोग वापस लौट जाओ, मैं संभाल लूंगा। इतना कह करके वो गेट के पास आ जाता है और देखता है कि ये लॉक्ड है। तो वो अपने इन्वेंट्री से चाबी निकालता है और गेट खोल देता है। ये देख करके सब शॉक हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन गेट नहीं खोल पाए, इसने सिर्फ 2 सेकंड में कैसे खोल दिया। फिर जिन्वू अंदर जाने लगता है और उनके ग्रुप का लीडर बोलता है ये डंजन का राइट हमारे गिल्ड के पास है, तो आप हमें ऐसे डंजन छोड़ के जाने के लिए नहीं कह सकते। जिन्वू बोलता है ठीक है, फिर मैं नहीं रोकूंगा, अगर किसी को अंदर जाना है तो जा सकता है। फिर उनका लीडर बोलता है कि मैं अंदर जाऊंगा, और जैसे ही वो अंदर जाता है एक स्टैचू अटैक करने आता है काफी तेजी से। लेकिन उससे पहले कि अटैक लैंड हो जिन्वू उसे बाहर खींच लेता है। किसी तरह से उसकी जान बच जाती है। जिन्वू बोलता है अभी भी तुम्हें अंदर जाना है, अंदर इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर होंगे, इसलिए तुम लोग जल्दी से बाहर जाओ और जाकर के हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म करो कि फिर से एक डबल डंजन खुला है। इतना कह करके वो अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही गेट भी बंद हो जाता है। अंदर वो देखता है कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है जैसे पहली बार था। वही सेम मूर्तियां, वही सेम रूल्स वाला स्टोन टेबल और उन सब के बीच में बैठा उनका मेन गॉड। जिन्वू को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। जिन्वू स्टोन टेबल वाले स्टैचू के पास जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है तो तुम ही हो जो सब कुछ कंट्रोल करते आ रहे हो, लो मैं आ गया, अब चुप क्यों हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जापान में, जहाँ हमें यूरी दिखाई देता है जिसे जापान वालों ने हायर कर लिया होता है। वो अब उस एस रैंक गेट के पास बैरियर लगाने जा रहा था। उसके चारों तरफ मीडिया वाले लगे हुए होते हैं। वो उससे सवाल कर रहे होते हैं कि तुम ये सब कैसे करोगे, क्या प्लान है। यूरी बताता है कि वो एक बड़ा सा बैरियर बनाएगा गेट के चारों तरफ ताकि कोई मॉन्स्टर बाहर ना आ पाए, लेकिन ये करने के लिए उसको ढेर सारा माना चाहिए होता है। इसीलिए उसने ट्रक से भर भर के बहुत सारे माना क्रिस्टल अपने पास जमा कर लिए थे और उन्हें ऑब्जर्व करके वो बैरियर बनाने वाला था, जो कि उसके नॉर्मल बैरियर से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला था। ये सब लाइव चल रहा होता है। हमें दिखता है कि कोरिया के चेयरमैन भी ये सब लाइव देख रहे होते हैं। उनके साथ जिनचुल भी होता है। तभी चेयरमैन जिनचुल से पूछते हैं जिन्वू कहाँ है आजकल, जिसपे जिनचुल बताता है कि वो किसी डंजन के अंदर है फिलहाल। और वो लोग और भी काफी बातें कर रहे होते हैं जिन्वू और उसके गिल्ड को लेकर कि कैसे एक छोटा सा गिल्ड वो चीजें कर रहा है जो कि बड़ी बड़ी गिल्ड्स भी नहीं कर पा रहे हैं। तभी जिनचुल को एक कॉल आता है और उसे डबल डंजन की इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये पता चलता है कि जिन्वू भी उसी डंजन के अंदर गया है।
इसके बाद सीन फिर से डबल डंजन में शिफ्ट होता है, जहां हमें वो स्टोन टेबल वाला स्टैचू दिखता है, मतलब आर्किटेक्ट, जो कि अपने पंख निकाल लेता है और वो स्टोन टेबल जिसमें रूल्स लिखे थे उसे तोड़ देता है और बोलता है तुम फाइनली आ ही गए। तो जिन्वू बोलता है तो तुमने मुझे बुलाया था। आर्किटेक्ट बोलता है हाँ। तो जिन्वू पूछता है क्या तुम कोई मॉन्स्टर हो, जिस पे आर्किटेक्ट बोलता है तुम्हारा सवाल ही गलत है, तुम्हें पूछना चाहिए कि कौन हूँ मैं और क्या हो तुम। और बोलता है अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट होने वाला है, जिसके बाद अगर तुम जिंदा खड़े रहे तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, जो कि तुम्हारा रिवॉर्ड होगा। इसके बाद हमें दिखता है कि वहाँ की सारी मूर्तियां जिन्वू को घेर लेती हैं। जिन्वू भी रेडी हो जाता है और अपनी शैडो आर्मी को बुलाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, जिस पे आर्किटेक्ट बोलता है तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा, मैं सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता हूँ, ना कि तुम्हारे नौकरों की। हमें दिखता है कि जिन्वू किसी भी तरह का पोशन वगैरह भी यूज नहीं कर सकता था, मतलब हेल्थ रिकवरी भी नहीं कर सकता था, और ना ही वो बाहर जा सकता था अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का यूज करके, जब तक ये टेस्ट खत्म नहीं हो जाता। इसके बाद वो सारे स्टैचू आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्वू देखता है कि वो अपनी इन्वेंट्री एक्सेस कर सकता था, मतलब वेपन्स वगैरह का यूज कर सकता था, तो वो सोचता है कि फिर तो मैं इन्हें आराम से डिफीट कर दूंगा अकेले ही। तभी एक स्टैचू अटैक कर देता है अपने बड़े शॉट से। जिन्वू तुरंत डॉज कर लेता है और उसके शॉट को एक पंच मार के तोड़ देता है, और उसी टूटे हुए शॉट को टुकड़ों को फेंक के मारता है उस स्टैचू पे, जो कि उसके सर के बीचों बीच जाके घुस जाता है। फिर हवा में उड़ के उसके सर पे एक किक मार के उसे तोड़ देता है। फिर अपने डैगर्स निकाल के वो बाकी स्टैचूज को भी मारना स्टार्ट कर देता है, एक के बाद एक। वो सारे स्टैचू काफी स्ट्रांग होते हैं और उनका नंबर भी ज्यादा होता है, लेकिन जिन्वू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो काफी आसानी से उन सबको मारे जा रहा था। वो सोच रहा होता है मैं इस पल का तो इंतजार कर रहा था इतने दिनों से। ये सब देख के आर्किटेक्ट भी इम्प्रेस हो जाता है। वो बोलता है तो ये सच है, तुम काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हो इस ह्यूमन बॉडी के साथ, तुम सच में काफी अमेजिंग हो, लेकिन अभी तो ये टेस्ट शुरू ही हुई है, इतनी जल्दी जज नहीं कर सकता हूँ मैं। इसके बाद हमें दिखता है कि वो सबसे बड़ा वाला स्टैचू जो बैठा हुआ रहता है वो उठ के आ जाता है, और वो इन सभी स्टैचू से 10 गुना साइज में बड़ा था। हमें दिखता है कि आर्किटेक्ट तो हवा में उड़ के ऊपर से सारी फाइट देख रहा होता है, और वो बोलता है अब वक्त आ गया है अपने गॉड को वर्शिप करने का। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है चेयरमैन के ऑफिस में, जहां हमें दिखता है कि उनसे मिलने जापान का चेयरमैन आया हुआ है। उसका नाम मात्सुमोटो होता है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और बोलता है इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जेजू आयरन रेड पे जो भी हमारे हिस्से का मैजिक कोर हमें मिलने वाला था उनमें से एक भी हम नहीं लेंगे। जिसपे चेयरमैन बोलता है ऐसा क्यों? तो मात्सुमोटो बोलता है बदले में हमें जिन्वू की हेल्प चाहिए उस एस रैंक गेट को क्लियर करने के लिए। लेकिन चेयरमैन बोलता है फिर तो हम कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि जिन्वू हंटर एसोसिएशन का पार्ट नहीं है। पर मात्सुमोटो फिर भी बोलता है मैं समझता हूँ, लेकिन हम हंटर एसोसिएशन के परमिशन के बिना डायरेक्ट जिन्वू से कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप उससे बात करो हमारी जगह, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमें एक बस मौका दिया जाए उससे बात करके नेगोशिएट करने का। चेयरमैन ये सब देख करके सोच रहा होता है वो लोग इतने सारे पैसे उड़ाने को तैयार हैं सिर्फ जिन्वू से मिलने के लिए। क्या सच में गोटे रियूजी के जाने के बाद उनके देश में स्ट्रॉन्ग एस रैंक हंटर की कमी हो गई है? हालांकि ये ऑफर बुरा भी नहीं है जिन्वू के लिए। अब तक ये सारी बातें दोनों देश के ट्रांसलेटर के थ्रू हो रही थी, लेकिन चेयरमैन बोलता है पहले इन सब ट्रांसलेटर्स को हटा के डिस्कस करते हैं। जिसपे मात्सुमोटो शॉक हो जाता है और बोलता है आपको जापानीज आती है? तो चेयरमैन बोलता है हाँ, मेरे फादर का जापान में एक छोटा सा बिजनेस हुआ करता था जब मैं छोटा था। फिर उन दोनों को छोड़ के बाकी सब उस रूम से निकल जाते हैं। जिसके बाद चेयरमैन बोलता है अगर तुम सोच रहे हो किसी तरह का ट्रिक करने का तो तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसपे मात्सुमोटो कंफ्यूज हो जाता है ये क्या कह रहे हो आप? तो चेयरमैन बोलता है मुझे पता है शॉर्ट गिल्ड वालों ने तुमसे जो भी रिश्ता था वो तोड़ दिया। जो सुन के मात्सुमोटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हें कैसे पता ये सब? इस पे चेयरमैन बोलता है ये तो ऑब्वियस है क्योंकि उन्होंने हंटर एसोसिएशन से फंड लेना बंद कर दिया और सिर्फ गवर्नमेंट सब्सिडी से काम चला रहे हैं। चेयरमैन एक एक करके उसके सारे पोल खोलना स्टार्ट कर देता है क्योंकि मात्सुमोटो काफी हरामी टाइप का बंदा होता है। फिर चेयरमैन एक ट्रांस रिसीवर निकालता है और बोलता है ये जापान का ही है जो गोटो की टीम के पास से हमें मिला था। मतलब गोटो और मात्सुमोटो ने जो भी बात की थी वो सब रिकॉर्ड था। चेयरमैन बोलता है तुम्हें सच में लगा कि हम नोटिस नहीं करेंगे? और वो पूरा गुस्से में आ जाता है और उस डिवाइस को तोड़ देता है और बोलता है तुम्हारे इन सब ट्रिक की वजह से तुमने अपनी रेपुटेशन खराब कर ली है। तुमने ना सिर्फ अपने देश को बल्कि पूरे एशिया को खतरे में डाल दिया है। तुम्हें तो जिन्वू को थैंक यू बोलना चाहिए। फिर अब सीन वापस से शिफ्ट होता है जिन्वू पे। वो सारे मूर्तियों को मार रहा था लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक टाइम के बाद जिन्वू काफी सारे स्टैचू के बीच में फंस जाता है। उनके पीछे वो बड़ा वाला स्टैचू भी होता है। सब मिलके एक साथ अटैक कर रहे थे।
जिन्हों समझ जाता है कि अब मैं इन सबको एक साथ डॉज नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने डोमिनेटर टच से सारे स्टैचू को एक साथ पकड़ लेता है। लेकिन वो बड़ा स्टैचू अपनी आंखों से लेजर बीम चला देता है, जो कि उसके सामने खड़े सारे स्टैचू को चीरते हुए जिन्हों तक पहुंच जाती है। जिन्हों डायरेक्ट हिट लेने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है। फिर वो बड़ा स्टैचू अपने पैरों से जिन्हों को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्हों अपनी स्पीड पहले से ज्यादा बढ़ा लेता है और वो उसके सर के तरफ ऊपर बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। वो स्टैचू जिन्हों को देख लेता है और फिर से लेजर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्हों भी नोटिस कर लेता है और साइड से निकल के ऊपर पहुंच जाता है। वो अपने दोनों टाइगर से एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन उस स्टैचू को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा बहुत खरोच आता है। लेकिन जिन्हों हार नहीं मानता। वो सोचता है कि अगर मैं उसे अपने डाइगर से नहीं काट सकता तो अपने हाथों से ही तोड़ दूंगा, और वो उसके फेस पे चढ़ जाता है और एक बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है, जिससे उस स्टैचू का फेस टूटने लगता है। फिर वो लगातार एक के बाद एक पंचेस बरसाने लगता है। एक वक्त के बाद वो फाइनली उस स्टैचू को मार गिराता है। फाइट के बीच में उसका लेवल भी 103 हो चुका होता है, तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। फिर वो बचे खुचे छोटे स्टैचूज को भी मार गिराता है। ये सब देख के आर्टिटेक्ट काफी इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, तुम काफी स्ट्रांग हो, मान गया। लेकिन जिन्हों बोलता है, ये सब छोड़ो, तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो, मैंने टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। लेकिन आर्टिटेक्ट बोलता है, नहीं, अभी टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक से देखो, मैं अभी भी खड़ा हूँ, तुम्हारा फाइनल टेस्ट मैं हूँ, तुम्हें मुझे हराना होगा। जिसके बाद जिन्हों के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम 10 मिनट के अंदर एनिमी को डिफीट नहीं करोगे तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा। जिन्हों बोलता है, ये सब क्या है, आखिर तुम हो कौन? जिस पे आर्टिटेक्ट बोलता है, मैं तुम्हारे सिस्टम का क्रिएटर हूँ, मैंने ही तुम्हारा ये सिस्टम बनाया है और मैं जैसा चाहूँ इसको कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। इस वीडियो में पूरी फाइट कवर नहीं करने के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि फाइट बहुत लंबी चलने वाली थी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती। ऊपर से मेरी तबीयत भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए नहीं बनाई। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस कि पूरी फाइट खत्म कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं आज के वीडियो के सवाल की तरफ। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसे शाउट आउट भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब जीमा था और उसका सबसे पहले सही जवाब बुद्धू ने दिया था, तो बिग शाउट आउट टू यू। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहो। और अब आज का सवाल, जो कि इस वीडियो से ही होने वाला है, ये जो जापान का चेयरमैन है इसका नाम क्या है? जवाब फटाफट कमेंट पे लिख दो। बाकी आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में फीडबैक जरूर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।